मित्रों, भारत देश दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। You are right, Modi ji. But United States of America is the oldest democracy of the world. लेकिन एक डेमोक्रेसी होती क्या है और भारत एक डेमोक्रेटिक नेशन क्यों कहलाता है, ये सारी चीजों को समझाने के लिए मैं सिद्धार्थ शर्मा क्लास 9th की न्यू एनसीईआरटी का डेमोक्रेसी का वन शॉट लेकर आ गया। अब आप लोग ये वन शॉट देखिए, तब तक मैं वोट देकर आता हूं। भाई, इस वन शॉट की शुरुआत डेमोक्रेसी वर्ड के ओरिजिन से करते हैं। दरअसल डेमोक्रेसी वर्ड ग्रीस से निकाला गया है, जहां पे एक वर्ड था डेमोक्रेटिया। ये वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला है डेमोस, जिसका मतलब होता है पीपल, और दूसरा है क्रेटोस, जिसका मतलब होता है पावर। तो जब लोगों के पास पावर होती है अपना लीडर सिलेक्ट करने की, तो उसे डेमोक्रेसी कहते हैं। और इसीलिए डेमोक्रेसी की डेफिनेशन यह कहती है कि इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द लीडर आर सिलेक्टेड बाय द पीपल। भारत एक डेमोक्रेटिक नेशन है क्योंकि हम लोग वोट देके अपने लीडर को सिलेक्ट करते हैं। जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो हमारा लीडर बनता है आने वाले 5 साल के लिए। क्या आपको पता है भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है? अगर आप 2024 के डेटा को ध्यान में रखते हुए बात करें तो भारत में टोटल 140 करोड़ की पॉपुलेशन है और इन 140 करोड़ में से लगभग 96.8 करोड़ लोग जो हैं वो वोट देते हैं। भारत में जितने लोग वोट देते हैं कई सारे देशों की इतनी टोटल पॉपुलेशन नहीं है और इसीलिए कहा जाता है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। लेकिन क्या डेमोक्रेसी एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है? क्या इससे पहले भारत में डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट नहीं चलता था? इसी बात को समझाने के लिए अगला टॉपिक है द रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। डेमोक्रेसी की जड़ें भारत में कितनी पुरानी हैं? तो दरअसल बात कुछ है दोस्तों 528 बीसीई की। इस टाइम पे गौतम बुद्धा जी ने बुद्धा समघास की स्थापना करी थी। बुद्धा समघास मोनेस्टिक कम्युनिटी हुआ करती थी। इस कम्युनिटी के अंदर मोनेस्टिक कम्युनिटी हुआ करती थी। इस कम्युनिटी के अंदर सारे मॉन्क्स होते थे, नंग्स होती थी, और ये मॉन्क्स और नन्स जो होते थे ये मिलके जो कम्युनिटी बनाते थे, इस कम्युनिटी के लीडर का सिलेक्शन प्रॉपर वोटिंग के द्वारा किया जाता था। माना इन बुद्धा समघास का एक लीडर हुआ करता था, लेकिन क्या आपको पता है उसके बावजूद सारे के सारे डिसीजंस पहुंचने से पहले डिस्कशंस किए जाते थे, प्रॉपर डिबेट्स करी जाती थी। तो इससे हम कह सकते हैं कि गौतम बुद्धा जी उस टाइम पे एक डेमोक्रेसी चलाया करते थे। थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं। अब टाइम पीरियड है दोस्तों 322 बीसी से लेके 185 बीसी का। इस टाइम पीरियड को हिस्ट्री में कहा जाता है वैदिक पीरियड। इस पीरियड को वैदिक पीरियड इसलिए कहा जाता है क्योंकि हिंदू रिलीजन में मौजूद 4 वेदा इसी पीरियड में लिखे गए थे। क्या आपको पता है वो 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चारों में सबसे पुराना वेदा जो है वो है ऋग्वेदा। और ऋग्वेदा में कुछ ऐसा लिखा गया है जिससे पता चलता है कि उस टाइम पे डेमोक्रेसी चलती थी। यह आपके एनसीईआरटी में इस इमेज से बताया गया है। यह इमेज ऋग्वेदा के एक एक्सर्प्ट से निकाली गई है और यह है आपकी ऐक्यमत्यम सुक्ता की। इसमें एक संस्कृत में मंत्र लिखा हुआ है एक तरीके से, आइए उसको पढ़ते हैं। यह लिखा है समानो मंत्रा समिति समानी, समानम मनः सचा चित्तमेषाम, समानम मंत्रम अभिमंत्राय वह, समानेन वो हविषा जुहोनी। यानी कि उस टाइम के जितने भी लोग हुआ करते थे उन सबका अपना अपना माइंडसेट होता था, अपने अपने व्यूज होती थी, अपने अपने आइडियाज होते थे, लेकिन आपस में लड़ने की जगह उन लोगों ने समिति बना रखी थी। वो लोग एक बार इकट्ठा होते थे, अपने अपने आइडियाज रखते थे, उस पर डिस्कशन करते थे और लड़ने झगड़ने की जगह कॉमन गोल की तरफ जाते थे। यानी कि उस टाइम के लोग भी डेमोक्रेसी फॉलो करते। अब आ जाते हैं आज भारत में डेमोक्रेसी शुरू कहां से हुई। दरअसल बात है दोस्तों 1946 बीसीई की। यह वो समय पीरियड था जब भारत में 1946 के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। भारत आजाद होने वाला था, अब हमारे देश के लिए नए लीडर्स चाहिए थे, तो पूरे की पूरे इंडिया से लगभग 389 लीडर सिलेक्ट करे गए और इनको बनाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो 389 मेंबर्स थे इनके काम बांट दिए गए।
एक बनाई गई कमेटी जिसका काम था कि चलो तुम कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, एक बनाई गई कमेटी जिसका काम था कि तुम देश का इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करो, एक बनाई गई कमेटी जिसका काम था कि तुम पता करो कि बॉर्डर स्टेट की कैसे बनानी है। ऐसे करके इसमें से कई सारी कमेटी बनाई गई। उन्हीं में से एक कमेटी थी दोस्तों, ड्राफ्टिंग कमेटी। इस ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर टोटल 7 मेंबर्स थे और इनका सिर्फ एक काम था कि तुम्हें भारत देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। इस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इनसे बोला गया आपको जो चाहिए लीजिए, आपको जिस देश का कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी करना करिए, आपको जितना टाइम चाहिए लीजिए, लेकिन देश का एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए जो दुनिया ने ना देखा हो। इन लोगों ने पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लिए और उसके बाद 26 नवंबर 1949 को देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना के तैयार किया। यह कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में इतना सारा समय इसलिए लगा क्योंकि इन्होंने पूरी दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट है जिसे यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट है जिसे सोवियत यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट है जिसे जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट है जिसे आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। प्राइम मिनिस्टर का कॉन्सेप्ट है जिसे यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। पूरी दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन से बेस्ट चीजें निकाली गई और भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था। इस दिन इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया, लेकिन पूरी तरीके से फोर्स में नहीं लाया गया। जानते हैं क्यों? इसके लिए आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे जाना पड़ेगा। दरअसल बात थी दिसंबर 1929 की। कांग्रेस घूम घूम के सेशन किया करती थी क्योंकि देश आजाद नहीं हुआ था। एक सेशन लाहौर में होता था तो कोई मद्रास में होता था, तो कोई नागपुर में होता था, तो कोई कलकत्ता में होता था। कांग्रेस वहां जा जाके लोगों को बताती थी कि हमें देश को आजाद कराना है, ब्रिटिशर्स को देश से भगाना है। दिसंबर 1929 का लाहौर सेशन था और इस लाहौर सेशन के अंदर जवाहरलाल नेहरू जी ने खुंकार भरी और ब्रिटिशर्स से कहा कि अभी चल रहा है दिसंबर 1929, तुम्हारे पास 1 महीना है। 26 जनवरी 1930 को हम देश का इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे। तो ब्रिटिशर्स, तुम्हारे पास 1 महीना है, अपना बोरिया बिस्तर बांध लो और हमारे देश को छोड़ के चले जाओ। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी की इस हुंकार को ब्रिटिशर्स ने नहीं सुना। इवन देश में भी इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करी गई। रिजल्ट, देश को आजादी मिली 1947 में, पूरे 17 साल बाद। तो इस दिन का क्या करते, क्योंकि इस दिन को तो हमने पहले इंडिपेंडेंस डे घोषित कर दिया था। तो हमारे देश की लीडरशिप ने यह कहा कि माना कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है, इसमें से जो पॉइंट बहुत अर्जेंट है वो तो रख लो, बाकियों के लिए 2 महीना वेट कर लो। क्योंकि अगर हम लोगों ने 2 महीना वेट कर लिया तो तारीख आ जाएगी 26 जनवरी 1950 और उस दिन हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फुल तरीके से फोर्स में ले आएंगे। और फिर इस दिन को, जिसको हम पहले इंडिपेंडेंस डे बनाना चाहते थे, कोई बात नहीं, इस दिन को हम लोग रिपब्लिक डे की तरह सेलिब्रेट करने लगेंगे। अब सर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है सर, पढ़ेंगे कैसे? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाली ड्राफ्टिंग कमेटी ने पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को, मेरे बच्चों, 470 आर्टिकल्स के अंदर बांट के रखा हुआ था। जैसे आपकी किताबों में चैप्टर्स होते हैं ना, वैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल नंबर 1 में यह लिखा गया कि इंडिया क्या है, हमारे देश का नाम क्या है। आज से 2 महीने पहले मैं देख रहा था, पूरे देश में बवाल सा चले थे, मोदी जी ने देश का नाम बदल दिया, अब हमारे देश का नाम है भारत। अरे नहीं नहीं नहीं, अगर आप आर्टिकल नंबर 1 पढ़ें तो उसमें साफ लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। तो इंडिया के 2 नाम ऑलरेडी हैं। आर्टिकल नंबर 1 में लिखा हुआ है कि इंडिया की टेरिटरी कौन कौन सी है। आर्टिकल नंबर 1 में लिखा गया है कि इंडिया की किसी टेरिटरी को बनना है तो उसे क्या करना पड़ेगा। तो आर्टिकल नंबर 1 ये है। ऐसे करके कई सारे आर्टिकल्स बनाए गए। इन्हीं में से एक आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 368। सर 1 के बाद सीधा 368 पे क्यों चले गए, कुछ बात है क्या? मैं बताता हूं। माना ड्राफ्टिंग कमेटी को 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे और उन्होंने ये नहीं कहा
कि अब जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बन गया आपको यही मानना पड़ेगा। उनको ये बात पता थी कि समय के साथ हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐड करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने ही बनाए कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल डाला, आर्टिकल 368, जो ये कहता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हो। सर अमेंडमेंट क्या होता है? अमेंडमेंट का मतलब होता है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी ऐड करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं, तो आप आर्टिकल नंबर 368 का इस्तेमाल करके वो कर सकते हैं। तो उन्होंने सोचिए ये आर्टिकल भी डाल दिया कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो। इस तरीके से भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बना और इस कॉन्स्टिट्यूशन ने भारत को एक डेमोक्रेटिक नेशन का दर्जा दे रखा है। आज चल रहा है 2026 सीई और शीर्ष सेना ओपी के कमांडर आपके अपने सिद्धार्थ सर आपको डेमोक्रेसी के बारे में डिटेल में बता रहे हैं। तो ये तो हो गया हमारा पूरी बात। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं। आपको बताना है कि बताइए कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश में कब एडॉप्ट हुआ था। कई मिनटू फोर्स नहीं पूछा है, एडॉप्ट पूछा है। पॉज द वीडियो एंड आंसर इन द कमेंट सेक्शन दोस्तों। जो सही आंसर होगा मैं कोशिश करूंगा कि उसको हार्ट दे दूं। अब हम बात करते हैं आगे, जो कि अगला टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। जैसे गेम को खेलने के रूल्स होते हैं, आपको ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे तभी आप वो गेम खेल सकते हो। उसी तरीके से डेमोक्रेसी बनने के भी कुछ रूल्स होते हैं, उनको कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। आज यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया के अंदर 195 कंट्रीज है। क्या आपको पता है 195 कंट्रीज में से 189 कंट्रीज जो हैं वो अपने आप को डेमोक्रेसी डिक्लेयर कर सकती है। ये देशों ने अपने आप को डेमोक्रेसी बोल रखा है। आप खुद बताइए क्या ये पॉसिबल है? मुझे खुद को ऐसे भतेरे देशों के नाम पता है जो डेमोक्रेसी नहीं है। अरे पाकिस्तान, चाइना, ये सारे डेमोक्रेटिक नेशन नहीं है, वहां पे प्रॉपर इलेक्शन नहीं होते हैं। सर आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि कौन डेमोक्रेटिक है और कौन नहीं? और यही अगला टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। अगर देश कोई ये प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहा है तो वो एक डेमोक्रेटिक नेशन कहलाएगा। टोटल 7 प्रिंसिपल होते हैं दोस्तों। सबसे पहला है पॉपुलर सोवरेनिटी, दूसरा है रूल ऑफ लॉ, तीसरा है फंडामेंटल राइट, चौथा है सेपरेशन ऑफ पावर, पांचवा है अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, छठा है मल्टी पार्टी सिस्टम और सातवां है सेफगार्डिंग द राइट्स ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स। आइए एक एक करके इन सातों प्रिंसिपल्स को डिटेल में पढ़ते हैं। पहली बात दे रखी है सोवरेनिटी, पॉपुलर सोवरेनिटी। सर ये सोवरेनिटी वर्ड का मतलब क्या होता है? मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। अगर आप फाइटर जेट्स की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक फाइटर जेट बनाता है जो है F-16। फ्रांस एक फाइटर जेट बनाता है जिसका नाम है रफेल। रशिया एक फाइटर जेट बनाता है जिसका नाम है सुखोई। अब ये सारे के सारे फाइटर जेट जो हैं एक जैसे हैं। अब आप चाहें तो आप F-16 खरीद सकते हैं, रफेल खरीद सकते हैं, सुखोई खरीद सकते हैं। लेकिन जब भारत खरीदने जाता है तो भारत फ्रांस का रफेल खरीदता है, ये नहीं खरीद रहा, ये नहीं खरीद रहा। क्यों? यूएसए का F-16 खरीदो तो यूएसए उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लगा देता है। यूएसए कहता है हम F-16 बेच तो देंगे, लेकिन आपको फिर कब यूज करना है, किसके खिलाफ यूज करना है, उससे पहले आपको हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। अरे ये कौन सी बात हो गई? हमारे देश पे हमला हो गया और मैं बैठा हुआ उसमें, हेलो डोनाल्ड ट्रंप, बताओ करूं कि नहीं करूं? ऐसे तो नहीं चलेगा ना। वी आर अ सोवरेन कंट्री, हम हमारे डिसीजन खुद लेते हैं। कल को अगर तुम मना कर दो कि नहीं हमला करो तो? इसीलिए सोवरेन कंट्री वो होती है जो अपने डिसीजन खुद लेती है, और इसीलिए भारत एक सोवरेन कंट्री है। ठीक है। अब पॉपुलर सोवरेनिटी का मतलब क्या है? पॉपुलर सोवरेनिटी का मतलब है कि आप डेमोक्रेटिक नेशन तभी बनेंगे जब आपके देश में इलेक्शन हो, उस इलेक्शन में सबको वोट देने का अधिकार हो, और जिसको वोट मिले केवल वही देश का लीडर बने, किसी और का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। तो सोवरेनिटी में तो साफ लिखा गया है कि इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, और यही बात बताई गई है कि जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों के द्वारा बनाई जाती है। यहां तक क्लियर हो गया? आज बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई बांग्लादेश एक डेमोक्रेटिक नेशन नहीं है,
क्यों? क्योंकि वहां पॉपुलर सोवरेनिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां की गवर्नमेंट, वहां के लीडर्स, अब वहां के लोग सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि यूएसए के इंफ्लुएंस में सिलेक्ट होती है, चाइना के इंफ्लुएंस में सिलेक्ट होती है। तो यह पहला पॉइंट आ जाता है पॉपुलर सोवरेनिटी। दूसरा आ जाता है रूल ऑफ लॉ। अब इस रूल ऑफ लॉ के अंदर तीन भारी भारी वर्ड है जिनका मतलब आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले कहा गया है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि एक डेमोक्रेटिक नेशन वही होता है जहां पे उस देश की पब्लिक के लिए इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सब इक्वल हैं। मैं भी इक्वल हूं, अंबानी जी भी इक्वल हैं, मोदी जी भी इक्वल हैं, राहुल गांधी जी भी इक्वल हैं, सब लोग इक्वल हैं लॉ के सामने। दूसरा वर्ड यहां पे बताया गया है जो कि है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। क्या आपको पता है इसका मतलब क्या है? कि जब एक सिचुएशन अराइज होगी तो उस सिचुएशन में लॉ हम तीनों को सबको एक जैसा ट्रीट करेगा। अगर मान लीजिए मैंने चोरी करी, या किसी अमीर आदमी ने चोरी करी, या किसी जम्मू कश्मीर के आदमी ने चोरी करी, या किसी तमिलनाडु के आदमी ने चोरी करी, तो उस केस में हम सबको लॉ इक्वली ट्रीट करेगा। तो ये वाली बात आ जाती है इन दोनों चीजों में। तो भारत एक डेमोक्रेटिक नेशन है क्योंकि हमारे वहां इक्वालिटी बिफोर लॉ भी है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी है। इसके अलावा बताया गया है एक और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड इधर लिखा हुआ है, वो है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई आप क्राइम करते पाए जाते हो तो ऐसा नहीं होगा कि आपको वहीं पर एनकाउंटर कर दिया जाएगा। एक प्रॉपर प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो करके ही आपको सजा मिलेगी। अगर मान लीजिए आज मैंने कोई क्राइम किया तो पुलिस वाले आएंगे, एफआईआर होगी और मुझे उठा के पुलिस स्टेशन ले जाएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस वाला मुझे वहां मारे, मुझे फांसी पे चढ़ा दें, मुझे सजा दे दें, नहीं। पुलिस वालों को 24 घंटे के अंदर मुझे किसी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। मजिस्ट्रेट के सामने सारे प्रूफ रखे जाएंगे, तथ्य रखे जाएंगे। मजिस्ट्रेट फिर बताएगा कि हां ये गिल्टी है कि नहीं है। अगर मैं गिल्टी हूं तो मुझे वापस जेल भेजा जाएगा जब तक मेरे ऊपर केस चल रहा है, लेकिन अगर मैं नॉट गिल्टी हूं तो मुझे वहीं से बरी किया जाएगा। मान लेते मैं गिल्टी हूं, मुझे सजा मिल गई 10 साल की। अब मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट जा सकता हूं उसके खिलाफ आवाज उठाने कि मुझे लगता है मेरे साथ अन्याय हुआ है, फिर से मेरे ऊपर केस चलाओ। हाई कोर्ट वालों ने भी कह दिया नहीं नहीं नहीं, तुम तो गिल्टी हो, तुम बहुत अच्छा पढ़ाते हो। अब मैं यहां से सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूं कि भाई मुझे लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो ये प्रोसीजर है कि पुलिस वालों को क्या करना है, कोर्ट को क्या करना है, पूरी प्रोसीजर होती है। ऐसे आप किसी को सजा नहीं दे सकते हो डेमोक्रेसी के अंदर। तो ये तीन वर्ड्स आपको पता होने चाहिए, इनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। आपके एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए ये आपसे पूछ सकता है। याद रहे आप इनको अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, लेकिन एग्जाम्पल कोशिश करना लिख के आना। इसके बाद आ जाते हैं फंडामेंटल राइट्स। सर व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे देश के लोगों को और तो और जो फॉरेनर्स हैं उनको भी कुछ राइट्स दे रखे जिसे फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। हमारा यह मानना है कि ये राइट्स हर इंसान के पास होने चाहिए अगर वो डिग्निटी के साथ, इज्जत के साथ जिंदगी जीना चाहता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 6 फंडामेंटल राइट है। पहले 7 थे, 7वां हटा दिया गया, अब 6 बचे। 6 राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर, एजुकेशन राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आर्टिकल नंबर 14 से लेकर आर्टिकल नंबर 32 तक में सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए हैं। जैसे कि आपके पास एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम। मेरे पास आजादी है, मैं देश में जहां जाके रहना चाहूं रहूं, मैं जो बिजनेस करना चाहूं करूं, मैं जो बोलना चाहूं बोलूं, मैं जो सुनना चाहूं सुनूं। यहां पे एक लिखा हुआ है, कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। मेरे पास आजादी है, मैं जिस रिलीजन को फॉलो करना चाहूं, मैं रिलीजन को फॉलो नहीं करना चाहूं तो मेरे पास उसकी भी आजादी है, मेरा फंडामेंटल राइट है। सर व्हाट इफ आपके ये 6 फंडामेंटल राइट में से कोई सा फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाता है, तब क्या कर लोगे आप? अगर मेरा कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाता है तो मैं आर्टिकल नंबर 32 का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूं शिकायत करने। सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूं। पुलिस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट सब छोड़ के मैं आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करके सीधा सुप्रीम कोर्ट चला जाऊंगा।
कि मेरा एक फंडामेंटल राइट वायलेट किया है, मेरे पेरेंट्स ने किया हो, पुलिस वालों ने किया हो, स्कूल वालों ने किया हो, अरे गवर्नमेंट ने ही किया हो, सीधा आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करके मैं सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूं। इसके अलावा आप आर्टिकल नंबर 226 का इस्तेमाल करके हाई कोर्ट भी जा सकते हो। तो आपके 6 फंडामेंटल राइट में से कोई भी फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है तो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 इन दोनों का इस्तेमाल करके आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिस्पेक्टिवली जा सकते हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को आर्टिकल नंबर 32 तो इतना अच्छा लगा था, इतना अच्छा लगा था कि इन्होंने इसको हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा है। उनके लिए ये हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था, आर्टिकल नंबर 32। ये क्वेश्चन कई बार यूपीएससी जो आईएएस आईपीएस की एग्जाम होती है ना उसमें तक पूछ लेते हैं वो लोग। आर्टिकल नंबर 32 अकॉर्डिंग टू भीमराव अंबेडकर जी इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हो गए हमारे फंडामेंटल राइट्स। अब आते हैं हम सेपरेशन ऑफ पावर्स में। सर ये सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, किस काम आती है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। भारत देश के अंदर अगर हम बात करें मेरी बात, तो भाई पावर हमने इस तरीके से बांट रखी है, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग, एक लाइन के अंदर, ना कोई ऊपर ना कोई नीचे, सब एक लाइन के अंदर है। दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। इसके अंदर सबसे पहले आते हैं लेजिस्लेटिव वाले, सेकंड नंबर पे आते हैं एग्जीक्यूटिव वाले, और थर्ड नंबर पे आते हैं जुडिशरी वाले। तो हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग के अंदर ये तीन लोग आते हैं और ये तीनों की तीनों एक लाइन में, ना किसी के पास ज्यादा पावर है ना किसी के पास कम पावर है। आइए एक एक करके मैं इनके बारे में, सबके बारे में आप लोग को बताता हूं। एल फॉर लेजिस्लेटिव, एल फॉर लॉ। तो लॉ बनाने के लिए जो लोग रिस्पॉन्सिबल है वो सबके सब लेजिस्लेटिव के अंदर आते हैं। सर लॉ कैसे बनता है? मान लेते हैं आज मोदी जी ने डिसाइड कर लिया मित्रों, आज से सिद्धार्थ सर देश के नेशनल नेसेसिटी टीचर होंगे, लेकिन इसको कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने के लिए कुछ प्रोसीजर उसको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आप ये लॉ बनाना चाहते हो कि सिद्धार्थ सर ही आज से एसएसटी के टीचर होंगे, इनके अलावा और किसी से आप नहीं पढ़ सकते हो, तो सबसे पहले आपको ये लोकसभा में ले जाना पड़ेगा। लोकसभा पूरे देश में एक होती है, दिल्ली में है, और इस लोकसभा के अंदर इस समय 543 मेंबर्स मौजूद हैं। उन सबके सामने बोलना पड़ेगा कि हम लॉ बनाना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखना चाहते हैं कि सिद्धार्थ सर देश के ओनली एसएसटी टीचर होंगे। अगर ये यहां से पास हो गया तब ये जाएगा राज्यसभा में। इस समय राज्यसभा के अंदर 245 मेंबर्स हैं, उन सबके सामने बोलना पड़ेगा कि सिद्धार्थ सर आज से ओनली एसएसटी टीचर होंगे। अगर ये वहां से भी पास हो गया तो फिर जाएगा प्रेसिडेंट के पास। पूरे देश में केवल एक ही प्रेसिडेंट साहिबा है अभी, एक। यानी पूरा प्रोसीजर है कोई भी लॉ बनाने के लिए। ये सारे के सारे लोग, टोटल 789 मेंबर्स जो हैं, ये सब की सब लेजिस्लेटिव का पार्ट है। देश में एक लोकसभा है, देश में एक राज्यसभा है, देश में एक प्रेसिडेंट है, लेकिन लोकसभा के अंदर 543, राज्यसभा के अंदर 245 और प्रेसिडेंट एक मिला के टोटल 789 मेंबर है लेजिस्लेटिव के अंदर। तो ये तो होगा लेजिस्लेटिव वाले लोग। अब सरकार बनी है, मोदी जी देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन क्या प्राइम मिनिस्टर अकेले पूरा देश चला लेंगे? नहीं, उनको एक टीम चाहिए रहेगी। उनको अपना एक डिफेंस मिनिस्टर चाहिए, एक फाइनेंस मिनिस्टर चाहिए, एक होम मिनिस्टर चाहिए, एक फॉरेन मिनिस्टर चाहिए, एक एजुकेशन मिनिस्टर चाहिए, एक रेलवे मिनिस्टर चाहिए, एक रेलवे मिनिस्टर चाहिए, एक एविएशन मिनिस्टर चाहिए। तो इसीलिए कहा गया है कि सिंपल सी बात है कि प्राइम मिनिस्टर जी और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज नोन एज एग्जीक्यूटिव। अब मोदी जी कैसे डिसाइड करेंगे किस कहां से पिक होंगे? क्या आपके पास फोन आ सकता है सिद्धार्थ सर? नहीं, जो भी प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लोग होते हैं उनका लोकसभा से या राज्यसभा का मेंबर होना जरूरी है। यानी कि जैसे कि अगर मान लीजिए डिफेंस मिनिस्टर जी है,
तो डिफेंस मिनिस्टर जी लोकसभा या राज्यसभा के किसी एक ना एक के मेंबर पक्का होंगे। होम मिनिस्टर जी हैं, वो लोकसभा या राज्यसभा में किसी ना किसी एक के मिनिस्टर पक्का होंगे। तो इन 789 मेंबर्स जो लेजिस्लेटिव के हैं, इन्हीं में से कुछ लोग एग्जीक्यूटिव वाले भी होते हैं। ठीक है सर, ये भी आपकी बात समझ में आ गई, बहुत शानदार पढ़ा रहे हो, थैंक यू सो मच। अब बात करते हैं जुडिशरी की। देश में सबसे ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट। एक है देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली के अंदर। उसके नीचे आते हैं हाई कोर्ट्स। हर स्टेट का अपना हाई कोर्ट होता है। महाराष्ट्र का अपना है, उत्तर प्रदेश का अपना है, मध्य प्रदेश का अपना है, तमिलनाडु का अपना है, आंध्र प्रदेश का अपना है, हर स्टेट का अपना है। कभी कभी कुछ स्टेट शेयर भी करते हैं, जैसे मुंबई और गोवा का सेम है, क्योंकि गोवा की इतनी पॉपुलेशन नहीं कि उनको अलग से हाई कोर्ट दिया जाए। और उसके भी नीचे आते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। तो ये कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो जुडिशरी के अंदर आते हैं। तो ये हो गए लेजिस्लेटिव, वो हो गए एग्जीक्यूटिव, वो हो गए जुडिशरी वाले। और ये सब एक लाइन के अंदर है, ना कोई ऊपर ना कोई नीचे। और ये सिस्टम बनाया गया है फॉर चेक्स एंड बैलेंसेस, ताकि एक दूसरे के ऊपर चेक रखा जा सके। अगर किसी को भी ऊपर रख दिया गया तो हो सकता है वो पावर के नशे में आके दूसरों को दबाना शुरू कर दे। इसीलिए अगर लेजिस्लेटिव वाले अपनी पावर का मिसयूज करेंगे तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी वाले उनको रोक सकते हैं। अगर एग्जीक्यूटिव वाले अपनी पावर का मिसयूज करेंगे तो लेजिस्लेटिव और जुडिशरी वाले उनको रोक सकते हैं। और अगर जुडिशरी वाले अपनी पावर का मिसयूज करेंगे तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव वाले उन्हें रोक सकते हैं। इसे कहा जाता है चेक्स एंड बैलेंसेस। कोई भी अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकता, किसी के पास भी पावर कंसंट्रेट इकट्ठा नहीं होने देंगे ये लोग। दिस इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ पावर। अब कई बार क्या होता है कि सेपरेशन ऑफ पावर होने के बावजूद भाई काम तो यह करना चाहिए था कि अगर कोई एक पावर का मिसयूज कर रहा है तो कोई दूसरे दो रोक लेंगे, लेकिन कई बार हो सकता है कि कोई भी ना रोके। तो क्या हमें ऑडियंस बन के देखते रहना चाहिए कि हम आवाज उठा सकते हैं? हम आवाज उठा सकते हैं। इसे कहा जाता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL। PIL क्या होता है? नॉर्मल केस, अगर मान लीजिए मेरी बकरी चोरी हो गई, अगर मेरी बकरी चोरी हुई है तो ही मैं केस कर सकता हूं, तो ही मैं कोर्ट जा सकता हूं। अगर मुझे पर्सनली उससे मुझे कुछ नुकसान हुआ है तो। लेकिन PIL का इस्तेमाल करके अगर मुझे पर्सनली कुछ नुकसान नहीं भी हुआ है तब भी मैं कोर्ट जा सकता हूं। अभी आपके ऋतिक सर बबुआ ओपी, पिछले साल क्लास 10th का पेपर मैथ्स का बहुत डिफिकल्ट आ गया, तो हमारे ऋतिक सर ने PIL फाइल करी बच्चों के लिए, जबकि ऋतिक सर का कोई पर्सनली लेना देना नहीं था, लेकिन हमारे बच्चों के लिए, PW के बच्चों के लिए ऋतिक सर ने PIL फाइल करी। और बोला गया कि नहीं, ऐसे पेपर आप नहीं दे सकते हो, बच्चे पूरे साल मेहनत करते हैं, ऐसे पेपर देखने के बाद वो डिमोटिवेटेड हो सकते हैं। तो कोई भी अगर अपनी पावर का मिसयूज करता है तो सेपरेशन ऑफ पावर उसको रोक सकता है, और नहीं तो PIL का इस्तेमाल करके मैं और आप रोक सकते हैं। इसके बाद आ जाता है अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। सर ये क्या है अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी? सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त कि अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। अगर मैं क्लास 9 का आपको वन शॉट डाल रहा हूं तो ये मैं अकाउंटेबिलिटी लेता हूं कि इस वन शॉट के बाहर एक नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो मैं अपना नाम पलट के रख दूंगा। ये अकाउंटेबिलिटी है दोस्त। ये मेरा 13 साल का एक्सपीरियंस है दोस्त, कि जो भी डिसीजन ले रहा हूं डंके की चोट पे ले रहा हूं। कुछ गलत होगा तो मैं अपनी छाती पे लूंगा, कुछ सही होगा तो भी मैं अपनी छाती पे लूंगा। तो सरकार को अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी हर डिसीजन की, हर लोगों के लिए। उनको अकाउंटेबिलिटी क्यों लेनी पड़ेगी? उनको अकाउंटेबिलिटी इसलिए लेनी पड़ेगी क्योंकि उनको लोगों ने सिलेक्ट किया। अब सिंपल सी बात है कि अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर हो, तो इसके लिए सबसे पहला है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इलेक्शन में धांधली नहीं होनी चाहिए, इससे आप अकाउंटेबिलिटी मेक श्योर कर सकते हो। दूसरा है पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटर। भाई उनको पता है कि अगर मैंने कुछ गलत किया, गवर्नमेंट को पता है, तो जब मैं पार्लियामेंट में, लोकसभा में जाऊंगा तो जो विपक्ष वाले हैं, जो अपोजिशन वाले हैं, वो मेरी गलतियों को हाईलाइट करेंगे, देश के सामने ले आएंगे, लाइव टीवी पे चलता है लोकसभा राज्यसभा। इसके अलावा आता है पब्लिक डिबेट एंड डिस्कशन। आपने तो देखा ही होगा, सकता है आपके पिताजी रोज टीवी पे बैठ के डिबेट देखते होंगे कि ये गलत हो गया, ये सही हो गया।
तो ये पब्लिक डिबेट और डिस्कशन से गवर्नमेंट डरती है, इसलिए उनको अकाउंटेबिलिटी लेना जरूरी है। और इसके बाद आ जाता है मीडिया स्क्रूटिनी। मीडिया, अगर आपने कुछ गलत किया है, कहीं कोई घोटाला हुआ है, आपने अपने डिसीजन गलत लिए हैं, तो मीडिया ये लोगों के सामने दिखा देगी। और अगर एक बार लोगों के सामने आ गया तो अगले इलेक्शन में तुमको पब्लिक वोट ना देगी। तो ये हो जाता है अकाउंटेबिलिटी। अब हम बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट चीज जो है वो है ट्रांसपेरेंसी। व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी? ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि जब आप जो डिसीजन ले रहे हो वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पब्लिक को पता होना चाहिए किस बारे में बात हो रही है, पब्लिक खुद चेक कर सकती है, उसे कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। भाई सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट ने मान लेते हैं कि एक बड़ा सा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनवाया है, श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का एक बड़ा सा स्टैच्यू बना हुआ है गुजरात में, दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू है। अब यहां पे ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि आपने कि क्यों बनवाया, कितना पैसा खर्चा हुआ, इससे क्या फायदा होगा, पब्लिक को ये सारा डेटा पता होना चाहिए। पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कुछ भी झूठ नहीं होना चाहिए, कुछ भी छुपा नहीं होना चाहिए। और इसके लिए सिंपल सी बात है, ट्रांसपेरेंसी क्यों जरूरी है? क्योंकि पब्लिक का ट्रस्ट चाहिए, पब्लिक को पता होना चाहिए कि हम तुम पे भरोसा कर सकते हैं, हमने गलती नहीं करी तुमको वोट देके तुमको पावर में लाके। पब्लिक करप्शन नहीं होगा इससे। गवर्नमेंट को पता है ट्रांसपेरेंसी, अगर किसी ने पूछ लिया और मैंने कह दिया 5,000 करोड़ रुपए लगे और लगे 500 करोड़ रुपए, तो मेरा करप्शन सबके सामने आ जाएगा। तो ट्रांसपेरेंसी से करप्शन रिड्यूस होता है। इसके अलावा सिटीजन का पार्टिसिपेशन, मैं पूछ सकता हूं तो मेरे को लगता है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, और इससे डेमोक्रेसी मजबूत भी होती है। इसके अलावा छठे नंबर पे प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी जो आता है वो है मल्टी पार्टी सिस्टम। दुनिया में से कई सारे देश हैं जो अपने आप को डेमोक्रेसी कहते हैं, लेकिन उनके पास सिंगल पार्टी है, पूरे देश में एक ही पॉलिटिकल पार्टी। तो तुम काहे की डेमोक्रेसी? अगर एक ही पॉलिटिकल पार्टी है तो वही इलेक्शन लड़ेगी, वही इलेक्शन जीत जाएगी, मतलब क्या रहा डेमोक्रेसी का? एग्जाम्पल चाइना। ऐसे कई सारे देश है जहां टू पार्टी सिस्टम चलता है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां पे एक पार्टी डेमोक्रेट्स और एक है रिपब्लिकन्स। जैसे यूनाइटेड किंगडम हो गया, ऐसे करके कई सारे देश है जहां पे टू पार्टी सिस्टम होते हैं। भारत एक मल्टी पार्टी सिस्टम है। टू बी अप्रॉक्स की अगर हम बात करें तो भारत देश के अंदर 2800 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, 2800। इन 2800 पॉलिटिकल पार्टीज में से 6 पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो नेशनल पार्टीज हैं। अब एक पार्टी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? कौन डिसाइड करता है कि ये पार्टी का क्या सिंबल होगा, कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी होती है, कौन सी पार्टी रीजनल पार्टी होती है? ये सारी की सारी चीजें आपको क्लास 10th में सिखाई जाएगी अगले साल। कुछ पार्टीज के आपके सामने नाम है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। अब यहां पे बताया गया है कि मल्टी पार्टी सिस्टम से फायदा क्या होता है। सबसे पहला फायदा होता है गिव्स वोटर मल्टीपल चॉइसेस। मेरे पास चॉइस है, मुझे पसंद आएगा तो मैं बीजेपी को वोट दूंगा, मुझे पसंद आएगा तो मैं कांग्रेस को वोट दूंगा, मुझे पसंद आएगा तो मैं आम आदमी पार्टी को वोट दूंगा, मुझे कोई पसंद नहीं आएगा तो मैं नन ऑफ दी अबव यानी नोटा दबा के आ जाऊंगा। इससे इंडिया की डाइवर्सिटी पता चलती है, क्योंकि सबकी अलग अलग है। मेरे फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ लोग एक पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग दूसरे पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करते हैं, कई बार व्हाट्सएप ग्रुप पे लड़ जाते हैं। इसके अलावा आ जाता है अपोजिशन कीप्स द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टी है, एक पावर में आएगी सरकार बनाएगी, जो पावर में नहीं आएगी वो अपोजिशन में जाएगी। लेकिन अपोजिशन वालों का भी एक रोल होता है सरकार के ऊपर दबाव बना के रखना, उनको हर समय बताए रहना कि हम तुम्हें देख रहे हैं, कुछ भी गलत करोगे तो सजा दे देंगे, पब्लिक को बता देंगे, अगले इलेक्शन में वोट नहीं मिलेगा। इसके बाद आ जाता है कोalition गवर्नमेंट। कई बार भाई सिंपल सी बात है कि टोटल देश के अंदर लोकसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा के अंदर 543 सीट्स हैं। अगर आप देश का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि अगली सरकार आपकी बने, तो 543 में से 272 या उससे ज्यादा मेंबर्स आपकी पॉलिटिकल पार्टी के अगर लोकसभा में होंगे तो ही आप देश में सरकार बना सकते हो, आपकी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर देश का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। अब मान लेते हैं कि देश का रिजल्ट आया, लोकसभा का रिजल्ट आया, और ए पॉलिटिकल पार्टी के, या फिर हम मान लेते हैं भारतीय जनता पार्टी, इनके 300 मेंबर जीत गए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 200 मेंबर जीत गए,
आम आदमी पार्टी के टोटल कितने मेंबर होते हैं? 543। उसमें से 300 इनके जीत गए, 200 इनके जीत गए, बचे 43, वो इनके जीत गए। सरकार बनाने के लिए कितने चाहिए? 272। किसके 272 हैं? सर बीजेपी के 300 हैं। तो बीजेपी ये इलेक्शन जीत जाएगी, उनकी सरकार बन जाएगी, उनका मेंबर देश का प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा आने वाले 5 साल के लिए। लेकिन किंतु परंतु बंधु, इलेक्शन का रिजल्ट कुछ और आ गया। मान लेते इलेक्शन का रिजल्ट आ गया कि भारतीय जनता पार्टी के 200 मेंबर जीते, इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी 200 मेंबर जीते। टोटल कितने होते हैं? 543। 200 इनके, 200 इनके, बचे कितने? 143। तो आम आदमी पार्टी के 143 मेंबर जीत गए। अब किसकी सरकार बनेगी? क्योंकि जीतने के लिए 272 चाहिए। 272 के आंकड़े तक ना यह पहुंच पाए, ना वो पहुंच पाए, ना वो पहुंच पाए। ऐसे में पॉलिटिकल पार्टीज मिल के सरकार बनाती हैं। ऐसे में पॉलिटिकल पार्टीज दोस्तों मिल के सरकार बनाती हैं। ठीक है? और उस सरकार को कहा जाता है कोalition गवर्नमेंट, यानी कि गठबंधन की सरकार। तो ये कोalition गवर्नमेंट बनाने के लिए भी जरूरी होती है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी। अगर एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती है, मल्टी पार्टी सिस्टम होता ही नहीं, तो कोalition गवर्नमेंट नहीं बन पाती ना। और लास्ट है कि पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं, इनके लिए क्या नियम कायदे हैं, कैसे काम करना है, क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, ये सब भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। यहां पर जैसे धर्म के नाम पे वोट नहीं मांग सकते हो, वोट खरीद नहीं सकते हो, वोटर्स को शराब का या फिर साड़ी का या फिर सिलेंडर का, किसी चीज का लालच देके उनका वोट नहीं ले सकते हो। ये सब यहां लिखा हुआ है। यह था आपका छठा प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। यह छठा रूल है कि अगर आपको अपने देश को डेमोक्रेटिक कहलाना है तो क्या मानना पड़ेगा। सातवां और अंतिम रूल है सेफगार्डिंग द राइट्स ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स। सर ये वल्नरेबल क्या होता है? आओ बता देता हूं वल्नरेबल क्या होता है। वल्नरेबल लोग वो होते हैं जो कि हाई रिस्क पे मौजूद हैं। दे आर एट हाई रिस्क, इनके ऊपर ज्यादा खतरा है। अगर बॉर्डर के किनारे कोई गांव है, गांव वाले वल्नरेबल हैं क्योंकि उनके ऊपर ज्यादा खतरा है बम गिरने का। अगर कोई कोस्टल टाउन में लोग रहते हैं, वो वल्नरेबल हैं क्योंकि उनके ऊपर ज्यादा खतरा है सुनामी का। उत्तराखंड के लोग वल्नरेबल पे हैं क्योंकि उनके ऊपर ज्यादा खतरा है लैंडस्लाइड और अर्थक्वेक का। तो वल्नरेबल लोग वो होते हैं जो हाई रिस्क पे होते हैं। हमारे देश के अंदर कई सालों से देखा गया है कि कुछ लोग जो लोअर कास्ट के थे उनको दबाया गया। जैसे कि दलित्स की अगर हम बात कर लें तो दलित्स को अनटचेबल्स कहा जाता था। इनको छुओ नहीं, ये गंदा काम करते हैं, टॉयलेट साफ करते हैं, इनको ना छुओ। कई बार इनको गांव से बाहर रखा जाता था। इनके बच्चे उन स्कूल में नहीं जाते थे जहां बाकी गांव वालों के बच्चे जाते थे। ये उस कुएं से पानी नहीं पीते थे जहां पे बाकी गांव वाले पीते थे। अरे इनको मंदिर मस्जिद नहीं जाने दिया जाता था। अरे हद तो तब थी कि उनसे कहते थे कि इस गांव से जब निकलो ना तो थाली पीटते हुए जाना, ताकि हमें पता चल जाए कि एक हरिजन आ रहा है, एक दलित आ रहा है, हम खिड़की दरवाजे बंद कर देंगे। हिस्टोरिकली इन लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ है। तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट कि इन लोगों को, जो वल्नरेबल लोग हैं, इनको ऊपर लेकर आए। और यही कहा गया है आर्टिकल नंबर 46 के अंदर कि सरकार को ऐसी कम्युनिटी के लोग जो इनके साथ भेदभाव हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, आर्टिकल 46 के अंदर सरकार उनको ऊपर लेकर आएगी, उनके वेलफेयर के लिए प्रॉपर स्कीम्स चलाएगी। इसलिए आपने सुना होगा शेड्यूल कास्ट के लिए ये होता है, शेड्यूल ट्राइब के लिए वो होता है, ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए ये होता है। तो ये वाली चीज आपको यहां लिखी हुई है, दीज आर द 7 प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, जो हर एक डेमोक्रेटिक नेशन को मानना पड़ेगा। आपकी एनसीईआरटी के अंदर ये सारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को रिवाइज कराने के लिए एक टेबल दिया हुआ है। वैसे तो आप ये टेबल अपनी एनसीईआरटी से भी आराम से पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको भी पॉज करके इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमने जो पढ़ा, आइए एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं इस एक्सरसाइज के थ्रू। एनसीईआरटी इस बार नई आई है, तो इस नई एनसीईआरटी में ये टेबल दिया है। आइए देखते हैं कि हम ये टेबल सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो यहां पर बताया गया है पॉपुलर सोवरेनिटी। कैसे कह सकते हो कि हमारे देश के अंदर पॉपुलर सोवरेनिटी? एक एग्जांपल से बताओ। अरे हमारे देश के अंदर प्रॉपर इलेक्शंस होते हैं अपने लीडर को सिलेक्ट करने के लिए। हमारे देश के अंदर इलेक्शन से लीडर सिलेक्ट किया जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि हमारा देश में पॉपुलर सोवरेनिटी चलती है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ चलता है, ये बताओ।
तो हमारे देश के अंदर चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे टीचर हो, चाहे कोई बैगर हो, सब की सब जो हैं वो लॉ के सामने इक्वल हैं, इक्वल बिफोर लॉ। इससे पता चलता है कि हमारे वहां रूल ऑफ लॉ है। इसके बाद आ जाता है सेपरेशन ऑफ पावर। कैसे कह सकते हो कि आपके देश के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर है? सिंपल सी बात है, हमारे वहां लेजिस्लेटिव है लॉ बनाने के लिए, एग्जीक्यूटिव है लॉ इंप्लीमेंट करने के लिए, और जुडिशरी है लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए कि क्या ये लॉ सही है गलत है। तीसरे नंबर पे लिखा है फंडामेंटल राइट्स। अरे बिल्कुल, आर्टिकल नंबर 14 से लेकर आर्टिकल नंबर 32 तक में फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। ये फंडामेंटल राइट टोटल हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट हैं देश के अंदर, और ये फंडामेंटल राइट्स इंडियंस के लिए भी होते हैं और फॉरेनर्स के लिए भी होते हैं, एक्सेप्ट कुछ फंडामेंटल राइट, जैसे कि आर्टिकल नंबर 14, 15, 16, 19, 29 और 30। ठीक है, मेरे ख्याल से 16 नहीं है, या फिर 14 नहीं, 14 नहीं है। हाँ, ये जो आर्टिकल्स हैं 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो आर्टिकल है ये ओनली फॉर इंडियंस है, ओनली फॉर इंडियंस। बाकी फंडामेंटल राइट्स इंडियंस और फॉरेनर्स दोनों के लिए होते हैं। अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारी चीजें करी गई हैं, जैसे उनमें से एक है क्वेश्चन आर। सर ये क्वेश्चन आर क्या होता है? क्वेश्चन आर बेसिकली अगर हम बात करें तो पहला घंटा पार्लियामेंट जब शुरू होती है, लोकसभा या राज्यसभा जब शुरू होती है, तो पहला घंटा क्वेश्चन आर होता है, जिसमें सरकार को जितने भी अपोजिशन वाले लोग हैं, लोकसभा का कोई भी मेंबर हो, वो सरकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये चीज अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बता रही है। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, सरकार से पूछा जा सकता है। और लास्ट आ जाता है मल्टी पार्टी सिस्टम। जैसा कि मैंने बताया, देश के अंदर लगभग 2800 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनमें से नेशनल पार्टीज की अगर हम बात करें तो 6 पॉलिटिकल पार्टी नेशनल है। तो ये बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज थी जिससे आप लोग रिवीजन कर सकते थे दोस्तों। अब आ जाते हैं हम लोग मीडिया पे। ओए होए होए होए, मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। पहला पिलर है लेजिस्लेटिव, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, तीसरा है जुडिशरी। मीडिया को चौथा पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। सर मीडिया होवे के, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, ये एक मीडियम है, ऑनलाइन मीडियम, यूट्यूब। मैं जो बोल रहा हूं तुम मुझे सुन रहे हो, भारत के किसी भी कोने में बैठ के सुन रहे हो सकते हो सकता है तुम 9th क्लास के हो सकता है तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट हो। ये एक मीडियम था हमारा कम्युनिकेशन करने का। लेकिन जब बहुत सारे मीडियम होते हैं, जब प्लूरल होता है, तो उसे मीडिया कहा जाता है। कम्युनिकेशन के कई सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर के थ्रू मैं आपसे कम्युनिकेट कर सकता हूं, न्यूज चैनल के थ्रू मैं आपसे कम्युनिकेट कर सकता हूं, रेडियो के थ्रू मैं आपसे कम्युनिकेट कर सकता हूं, सोशल मीडिया के थ्रू मैं कम्युनिकेट कर सकता हूं, और न्यूज वेबसाइट के थ्रू मैं आपसे कम्युनिकेट कर सकता हूं। तो ये क्योंकि प्लूरल है, कई सारे हैं, इसलिए मीडिया है। अगर एक होता तो मीडियम होता। सर आपने बड़ी बात कह दी, मैंने कह दे, बोले सर मीडिया को चौथा पिलर डेमोक्रेसी का कह रहे है, कैसे? ऐसे, क्योंकि मीडिया डेमोक्रेसी को मजबूत करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करनी चाहिए। जैसे कीप सिटीजन इन्फॉर्म अबाउट करंट इवेंट, नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है, बॉर्डर पे क्या चल रहा है, इस बार फिर बारिश में गुड़गांव मुंबई डूब गया, इस बार फिर 13 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया। ये सारी जो देश में चल रहा है, चाहे वो कठोर चीज हो, चाहे वो कड़वा हो, लेकिन ये सबके सामने लाना जरूरी है, और ये काम मीडिया करती है। मीडिया बनती है वॉइस ऑफ द पीपल। सरकार को कैसे पता चलेगा कि लोग खुश है कि नहीं? कायदे से मीडिया के जो रिपोर्टर्स होते हैं वो सड़क पे उतरते हैं, लोगों का दुख दर्द जानते हैं, सुनते हैं, टीवी पे दिखाते हैं, तो सरकार को पता चलता है कि पब्लिक सेंटीमेंट्स क्या है। इसके अलावा अवेयरनेस जगाना मीडिया का काम है। सरकार पॉलिसी लेकर आ गई, एमजी नरेगा में क्या होता है,
जल जीवन मिशन में क्या होता है, सरकार पेंशन देने वाली है, सरकार विधवा औरतों के लिए ये करने वाली है, इनके लिए अवेयरनेस मीडिया के थ्रू ही जा पाएगी, सरकार आपके कान में आके नहीं बोलेगी। और लास्ट आ जाता है पब्लिक डिस्कशन एंड डिबेट भी मीडिया ही करती है। मैंने आपको बताया हर शाम ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, कुछ गवर्नमेंट के लोग आते हैं, कुछ अपोजिशन वाले आते हैं, तू मैं होती है। तो ये मीडिया का रोल है दोस्तों। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे, यानी कि टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी पे। डेमोक्रेसी के दो तरीके होते हैं, एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और फिर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। फिर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी दो तरीके की होती है, प्राइमरी पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। आइए एक एक करके इनके बीच में डिफरेंस करते हैं जो आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहले करते हैं डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ये रहा आपके सामने। 9th क्लास हो चाहे 10th क्लास हो, जब भी डिफरेंस लिखने को आएगा आपने टेबुलर फॉर्म में डिफरेंस लिखना है। कभी भी ऐसा नहीं करिएगा डायरेक्ट डेमोक्रेसी के पॉइंट्स लिख लिए फिर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के पॉइंट्स लिख लिए। नो नो नो, टेबुलर फॉर्म में ऐसा और ऐसा एक लाइन खींच के। सबसे पहले अपन बात करते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी की। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट के जो डिसीजंस होते हैं वो पब्लिक खुद लेती है, सिटीजंस डायरेक्टली टेक डिसीजंस। कैसे? मैं आपको एग्जांपल देता हूं स्विट्जरलैंड का। स्विट्जरलैंड में हर चीज के लिए रेफरेंडम होता है, हर चीज के लिए रेफरेंडम होता है। भाई ये करना है कि नहीं करना है, सबके सामने रख दिया जाता है। अब पब्लिक डायरेक्ट आके वोट लेती है। अगर ज्यादातर लोगों ने कहा करना है तो हो जाएगा, लोगों ने कहा नहीं करना है तो नहीं होगा। तो आपने देखा सिटीजंस खुद डिसीजन ले रहे हैं, सरकार डिसीजन नहीं ले रही है, सामने रख दिया ये करना है क्या, अगर आपने कहा करना है तो करेंगे, नहीं करना है तो नहीं करेंगे। तो ये पॉसिबल है छोटे देशों में। स्विट्जरलैंड में तो पॉसिबल है कि भाई सारे लोगों को कहीं एक जगह इकट्ठा कर लो या सारे लोगों से मैं वन ऑन वन कम्युनिकेशन कर लो। क्या भारत में कोई बहुत ऐसी बड़ी जगह है जहां पे मैं 140 करोड़ के लोगों को एक साथ रख सकूं? नहीं। इसलिए बड़े देशों के लिए आती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बड़े कंट्रीज के लिए होती है जिसमें हम एक आदमी को वोट देते हैं, जिस आदमी को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है और वो आने वाले 5 साल के लिए हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेता है, हमारा रिप्रेजेंटेटिव बनके। तो ये हो जाती है आपकी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जो इंडिया, यूएसए, यूके जैसे बड़े देशों में होती है। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी में अगर डिसीजन सिटीजन ले रही है तो अकाउंटेबिलिटी भी तो सिटीजंस की ही होगी। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में डिसीजन मेरे रिप्रेजेंटेटिव ने लिया है, जिसको मैंने वोट दिया है वो लिया है। तो अगर कुछ फटेगा, अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसकी जिम्मेदारी भी उस रिप्रेजेंटेटिव की होगी। ठीक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर सिटीजंस होते हैं, वो खुद डिस्कशन में, डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं। यहां पे हम वोट देते हैं और वोट देने के बाद हमारा काम हो जाता है, 5 साल अब वो अपना काम करता रहेगा, हम अपना काम करते रहेंगे। ये हमने पढ़ लिया डायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के बीच में डिफरेंस। आपको एग्जाम में एमसीक्यू आ सकता है कि बताइए डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहां है, बताइए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहां है। और या तो सीधा सीधा 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आ जाएगा, राइट डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ऐसे लाइन खींचना, कैरेक्टरिस्टिक्स यहां लिखना और इस तरीके से लिख के आना, ये तुम्हें 5 मार्क्स दिलवाएगा मेरी जान, 5 मार्क्स दिलवाएगा। ये तो हो गया सर। अब आते हैं हम पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी पे। मैंने आपको बताया ना अभी ये बाकी हमारा पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। चलिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि पार्लियामेंट जो होती है ना, पार्लियामेंट बनती है दोस्तों, पार्लियामेंट बनती है लोकसभा के 543 मेंबर्स से, राज्यसभा के 245 मेंबर्स से और एक प्रेसिडेंट से। इन सब लोगों को मिला के बनती है दोस्तों पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के अंदर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, सॉरी ये सारे के सारे तीनों के तीनों लोग आते हैं। ठीक है। तो जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि लेजिस्लेटिव, जिसके अंदर ये तीनों के तीनों आते हैं, लेजिस्लेटिव के मेंबर्स में से कुछ मेंबर्स होते हैं वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट भी होते हैं। यानी मोदी जी को अपना कोई मिनिस्टर बनाना है तो उसका लोकसभा का, उसका राज्यसभा का मेंबर होना जरूरी है।
मोदी जी का कोई भी मिनिस्टर जो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है वो 110% लेजिस्लेटिव का पार्ट भी होगा, 110% होगा। और इसीलिए कहा गया है कि एग्जीक्यूटिव वाले लेजिस्लेटिव वालों के मेंबर होते हैं इसमें, उसमें नहीं होता है। उसमें लेजिस्लेटिव वाले अलग होते हैं, एग्जीक्यूटिव वाले अलग होते हैं। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। इसमें एग्जीक्यूटिव वाले ही लेजिस्लेटिव वाले होते हैं, लेकिन उसमें ये दोनों अलग अलग लोग होते हैं। इनकी बात करें तो अगर कोई भी दिक्कत आती है, कुछ भी फटता है, तो एग्जीक्यूटिव वाले जो हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको पकड़ा जाता है। कोई प्रॉब्लम होगी हमारे देश में तो हम हमारे प्राइम मिनिस्टर को पकड़ेंगे, हम उनके मिनिस्टर्स को पकड़ेंगे कि क्यों E20 इथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही है, क्यों ये हो रहा है, क्यों एग्जाम लीक हो रहा है। उसकी बात करें तो यहां पे प्रेसिडेंट अकाउंटेबल होते हैं हर चीज के लिए, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि यहां पर लेजिस्लेचर पब्लिक जो है, पब्लिक इनके लिए वोटिंग करती है और इनमें से फिर वो निकलते हैं। तो यहां पे साफ लिखा हुआ है कि पब्लिक लेजिस्लेचर के लिए वोट करती है, एग्जीक्यूटिव के लिए नहीं। यहां पे पब्लिक प्रेसिडेंट के लिए वोट करती है प्रेसिडेंशियल में। इसका एग्जांपल है इंडिया, कनाडा, इसका एग्जांपल है यूएसए। यहां से एमसीक्यू आता है कि प्रेसिडेंशियल का एक एग्जांपल दे दो, यूएसए, ठीक है। मैंने आपसे कहा था एमसीक्यू बनता है, एक एमसीक्यू मैं आपके लिए लेकर आया हूं। वो आपसे पूछ रहा है कि बताइए डायरेक्ट डेमोक्रेसी का क्या एग्जांपल है इन 4 ऑप्शन में से। पॉज द वीडियो एंड आंसर इन द कमेंट सेक्शन दोस्तों। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, विच इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है? हर वो देश जिसमें कम से कम 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है उसे फेडरल फॉर्म ऑफ कंट्री कहा जाता है, फेडरलिस्ट कंट्री। भारत एक फेडरल कंट्री है क्योंकि हमारे पास 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। सबसे ऊपर पूरे देश की एक सरकार जिसे यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। फिर हर स्टेट की एक सरकार जिसे स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। और सबसे नीचे आता है लोकल गवर्नमेंट। अगर आप गांव में रहते हो, यानी अगर आप रूरल एरिया में रहते हो तो आपके वहां होगी पंचायत, और अगर आप शहर में रहते हो तो आपके वहां होगी म्यूनिसिपैलिटी। क्योंकि इंडिया के अंदर 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट होती है, 1 2 3, इसलिए आप कह सकते हो कि इंडिया 3 टियर को फॉलो करता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर ये तो 4 हो गई, 1 2 3 4, गेट ऑन द डांस फ्लोर, गलत 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 गलत। यूनियन गवर्नमेंट तो होगी ही होगी, आपके स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट भी होगी ही होगी, लेकिन लोकल गवर्नमेंट डिपेंड करता है कि तुम कहां रहते हो। अगर तुम गांव में रहते हो तो पंचायत, और शहर में रहते हो तो म्यूनिसिपैलिटी। तुम्हारे वहां दोनों नहीं हो सकती। तो क्योंकि इंडिया 3 टियर ऑफ सिस्टम को फॉलो करता है, इसलिए इंडिया एक फेडरल कंट्री है। डेफिनेशन तो कहती है कि अगर आपके पास 2 लेवल भी है ना, 2 टियर भी है ना, तो भी आप फेडरल कंट्री कहलाओगे। यूएस एक फेडरल कंट्री है, 2 टियर। ऑस्ट्रेलिया एक फेडरल कंट्री है, 2 टियर। इंडिया एक लेवल ऊपर है, 3 टियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि इंडिया एक इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, आप कहते हो कि दुनिया का सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, लेकिन इंडिया जैसे बड़े देश में इलेक्शन कैसे होता है? बताइए इसको एग्जांपल से। आओ मैं बताता हूं। सबसे पहली बात मैंने आपको बताया कि लोकसभा के अंदर, हमारी लोकसभा के अंदर टोटल 543 मेंबर्स होते हैं। इन मेंबर्स को कहा जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि शॉर्ट में कह दें तो एमपी कहते हैं। 543 मेंबर्स हैं, लेकिन देश की पॉपुलेशन कितनी है? 140 करोड़। ये 140 करोड़ को 543 मेंबर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप मैथ्स करें ना तो एक मेंबर 25 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, 25 लाख। मैं इस समय आपको पढ़ा रहा हूं, हो सकता है ये वीडियो 5 लाख बच्चा देख ले। अगर ये 5 लाख बच्चा मुझसे डाउट पूछ लेगा ना, तो उस 5 लाख बच्चे के डाउट क्लियर करने में मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। और 25 लाख लोगों को एक एमपी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हमारे देश में इलेक्शन मल्टीपल लैंग्वेजेस में होते हैं। देश में 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, तो 22 लैंग्वेज में तो इलेक्शन होते ही है, ताकि आपको पता रहे कि आपको हो क्या रहा है। हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, हर लैंग्वेज में इलेक्शन होता है। अब आप बोलोगे कि सर मैं तो अनपढ़ हूं,
मुझे ना पढ़ना आता ना लिखना आता है, तो मैं कैसे करूंगा? तो इसीलिए सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है फॉर इलिटरेट वोटर्स। सिंबल तो आपको देखना आता है, आपको पता है ना कि आपको कमल पे वोट देना है, पंजे पे वोट देना है, झाड़ू पे वोट देना है। इसके अलावा 10 लाख पोलिंग बूथ्स लगाए जाते हैं पूरे देश के अंदर, 1 मिलियन, ताकि आपके घर के पास ही एक पोलिंग स्टेशन हो, ताकि आप पास ही में आपको वोट देना पड़े तो आपको दूर ना जाना पड़े। और लास्ट, मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। अभी इस समय 2800 के आसपास रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ताकि आपके पास ऑप्शन हो, इसको वोट दे दो, उसको वोट दे दो, उसको वोट दे दो, किसी को ना देना हो तो नोटा दबा के आ जाओ, नन ऑफ दी अबव। ठीक है, चलो अब हमारे देश में डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आया गया है जिसे कहा जाता है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, एडीसी। ये एडीसी देश में केवल 4 स्टेट के अंदर है। कौन से 4 स्टेट हैं? वो 4 स्टेट आपको तभी पता होंगे जब आप इंडिया के नॉर्थ ईस्ट जानते हो। अक्सर मैं आपको बता रहा हूं, बड़े बड़े टीचर्स को इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स नहीं पता है। मैंने एक ट्रिक बनाई है, ये ट्रिक तुमको इंटरनेट पे कहीं नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि ये ट्रिक मैंने ही बनाई है। और ये ट्रिक है अरुणा मामी एटीएम, अरुणा मामी एटीएम, जिसमें सबसे पहले आता है अरु से आता है अरुणाचल प्रदेश, फिर आता है ना से आएगा नागालैंड, फिर आता है मां से आएगा मणिपुर, फिर आता है मी से आएगा मिजोरम। ये हो गया अरुणा मामी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अब आता है एटीएम, जिसमें ए से आता है आसाम, फिर टी से आता है त्रिपुरा, ये है आपके सामने त्रिपुरा, और फिर एम से आता है आपका मेघालय, ये है आपके सामने मेघालय। इन 4 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में से 4 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स, 7 में से 4 के अंदर एडीसी यानी कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है। और वो कौन कौन से हैं आइए मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आता है आसाम, आसाम में आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको मेघालय में देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको मणिपुर में, त्रिपुरा में देखने को मिलेगी। और इसके अलावा आपको मिजोरम में देखने को मिलेगी। मिजोरम कहां गए? ये आपका मिजोरम में देखने को मिलेगी। अब ये एडीसी क्या है? इन 4 स्टेट्स के अंदर बहुत सारी ट्राइबल पॉपुलेशन रहती थी। तो जब देश में जुड़ने की बात आई तो ये लोग थोड़े हेजिटेंट हो रहे थे कि हम जुड़े कि नहीं जुड़े। तो हमने कहा कि आपको क्या प्रॉब्लम है? बोले अगर हम जुड़ गए तो आप डेमोक्रेसी के नाम पे अपने नियम कायदे हमारे वहां भी लगा दोगे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हमारे वहां भी लगा दोगे। लेकिन हमारे तो अपने बिलीव्स हैं, हम अपने हिसाब से चीजें करते हैं, हम अपने हिसाब से इंसाफ करते हैं। तो हमने कहा नो प्रॉब्लम, हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एडीसी का कॉन्सेप्ट डाल दिया। और इस एडीसी के कॉन्सेप्ट से अब आप लोग अपनी चीजें अपने तरीके से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने लोकल लॉज खुद बना सकते हो, आप अपने ट्राइबल कस्टम और ट्रेडिशन को खुद प्रोटेक्ट कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा। आप अपने लोकल अफेयर्स को, आपकी जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, आपको चाहिए तो आप कोर्ट आ जाओ, नहीं चाहिए तो आप खुद ही अपने वो सारी चीजें सुलटा सकते हो। तो ये सारी चीजें हमने दी गई ताकि वो हमारे देश के अंदर कंफर्टेबली रह सके। ठीक है, चलो ये 4 स्टेट है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जहां पे एडीसी का कॉन्सेप्ट है ना। अब आ जाते हैं पैसा पे। सर पैसा नहीं, वो पैसा नहीं है ही नहीं मेरे पास। पैसा एक्ट 1996 में पास किया गया था। यहां से कई बार एमसीक्यू आ जाता है कि ये कब पास हुआ था, तो ये पास हुआ था 1996 में। इसका फुल फॉर्म है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज। अब सर पंचायत आपने अभी बताया था गांव में होती है पंचायत, लेकिन ये शेड्यूल्ड एरियाज क्या होते हैं? शेड्यूल्ड एरियाज वो होते हैं जहां पे बहुत सारी ट्राइबल पॉपुलेशन है। जैसे आप मध्य प्रदेश चले जाइए, आप छत्तीसगढ़ चले जाइए, आप ओडिशा चले जाइए, आप झारखंड चले जाइए, आपको वहां पे बहुत ट्राइबल लोग देखने को मिलेंगे, गांव में, जंगलों में, संथल, मुंडास, ऐसे करके कई सारी आपको ट्राइबल पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। तो हमने कुछ ये वाले स्टेट जहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन होती है, वहां की पंचायत को कुछ एक्स्ट्रा पावर दे रखी है। अब पंचायत पूरे देश के गांव में होती है,
लेकिन वहां के गांव जहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन होती है वहां पे पैसा एक्ट लगता है। सब जगह पैसा एक्ट नहीं लगता है, बस वही पंचायत जहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन होती है वहां पे पैसा एक्ट लगता है। सर मान लेते हैं कि मैं छत्तीसगढ़ के किसी गांव में रहता हूं और मेरी पंचायत के अंदर बहुत सारी ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो मेरे वहां पैसा एक्ट लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो सर इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि जो आपकी ग्राम सभा है उसको और पावर मिल जाएगी। सर ग्राम सभा, अब जो पंचायत होती है, पंचायत के अंदर 5 मेंबर भी हो सकते हैं और 30 मेंबर भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग कितने बड़ा गांव है। छोटा गांव है तो 5 मेंबर की पंचायत होगी, बड़ा गांव है तो 30 मेंबर की पंचायत होगी। लेकिन ये पंचायत में कौन सिलेक्ट होके आएगा, कौन सरपंच बनेगा और कौन बाकी पंच मेंबर बनेंगे, वो कैसे डिसाइड होगा? तो गांव के 18 साल से ज्यादा उम्र के सारे लोगों को इकट्ठा किया जाता है, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सब इकट्ठा होते हैं। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग वो वोट देते हैं और वोट देके अपनी पंचायत के मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं। तो जितने भी गांव के लोग जो वोट देते हैं, ये 18 साल से ज्यादा उम्र के सारे लोग, ये सब की सब बनाते हैं ग्राम सभा। ये लोग के बनाते हैं ग्राम सभा। 18 साल से उम्र के सारे लोग जो वोटिंग दे रहे हैं पंचायत में, वो बनाते हैं ग्राम सभा। तो ये ग्राम सभा वालों के पास स्पेशल पावर होती है अंडर पैसा एक्ट। ये डिसाइड करेंगे कि गांव के रिसोर्सेस को कैसे इस्तेमाल करना है। अगर गांव में कुछ है, कोई पानी है, कोई मिनरल है, कोई मेटल है, कैसे इस्तेमाल करना है, उनकी जिम्मेदारी है, सरकार नहीं छीन सकती उनसे। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाने हैं नहीं लाने हैं, सड़क बननी है नहीं बननी है, जंगल कटना है नहीं कटना है, उनसे पूछे बगैर सरकार नहीं कर सकती। वेलफेयर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी, सरकार को ट्राइबल कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए जो करना पड़े वो करेंगे। उन्हें हॉस्पिटल बनाना पड़े, स्कूल बनाना पड़े, वो जो उनकी वेलफेयर के लिए करना है करना पड़ेगा सरकार को। दिस इज पैसा एक्ट फॉर यू। ठीक है, चलो अब आपकी एनसीईआरटी के अंदर 2 केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट दे रखी है। पहली केस स्टडी जो आप देख रहे हैं आपके सामने, जो ये केस स्टडी है, ये केस स्टडी आपके सामने जो दे रखी है दोस्तों, ये है आपके सामने ग्राम पंचायत थी दोस्तों। और ये ग्राम पंचायत जो थी इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनना। ये ग्राम पंचायत जेठीपुरा डिस्ट्रिक्ट की है, जो कि गुजरात में आता है। ये देखिए गुजरात में मौजूद था जेठीपुरा डिस्ट्रिक्ट। और इस ग्राम पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार मिला हुआ है 2019 में। यहां पे लिखा हुआ है 2019 में नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार। सर ऐसा क्या कर दिया इन लोगों ने? सबसे पहली चीज कि ये लोग क्या करते हैं, रेगुलर टाइम पे ग्राम सभा की मीटिंग कराते हैं। ग्राम सभा, अब मुझसे अगर तुम पूछो, 18 साल के गांव के सारे लोग जिनकी जो वोट देते हैं वो ग्राम सभा में आते हैं। उनकी रेगुलर मीटिंग होती थी जेठीपुरा गुजरात में। यही नहीं, वोटिंग तो होती थी, साथ ही साथ कभी कभी स्पेशल सभा भी बना लेते थे कि भाई मॉनसून आने वाला है, आओ सब मिलकर पहले से डिसाइड कर लेते कैसे क्या करेंगे, ये प्रॉब्लम आ गई है, आओ सब मिल जाते हैं। तो ऐसे स्पेशल सभाएं होती थी। इसके अलावा ये लोग प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करते थे कि स्टेट गवर्नमेंट ने जो पैसा दिया, कितने पैसे को कहां खर्च किया, इस बार जो मीटिंग हुई थी इसमें क्या कंक्लूजन निकला, इस बार की मीटिंग में कौन आया कौन नहीं आया, अगली बार के क्या एजेंडा है, प्रॉपर रिकॉर्ड थे। यही नहीं, इन लोगों ने एजुकेशन के लिए बहुत काम किया, इन लोगों ने सैनिटेशन के लिए बहुत काम किया, इन लोगों ने वेलफेयर के लिए बहुत काम किया। और ये सारी चीजों के लिए इनको नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार 2019 में दिया गया। ठीक सर, अब ये तो हो गया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने करी और वो थी कोरम। यहां से आपकी ये डेफिनेशन 2 मार्क्स के लिए, ये डेफिनेशन आपसे एग्जाम में पूछ लेगा। ये भी जेठीपुरा वालों ने किया। कोरम का मतलब क्या होता है? कोरम का मतलब होता है द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड। कि एक सिंपल सी बात है, मान लेते हैं कि ग्राम सभा के अंदर मान लेते हैं कि टोटल पूरे गांव के अंदर 500 लोग ऐसे थे जिनकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा थी। बोलो हां। अब उनने कोरम यह बनाया कि ग्राम सभा के अंदर 500 लोग हैं, लिख लिए, रिकॉर्ड बना दिया। अब मीटिंग तभी होगी जब एटलीस्ट
250 लोग होंगे या इससे ज्यादा होंगे तभी मीटिंग होगी। इनने ये नियम बना दिया। अब अगर मान लीजिए कि 249 मेंबर्स मौजूद हैं तो मीटिंग नहीं होगी, किसी डिस्कशन तक नहीं जाएंगे। मान लीजिए 100 ही मेंबर आए, कुछ नहीं होगा। तो कोरम का मतलब है कि कोई भी काम वैलिड तभी माना जाएगा जब एटलीस्ट इतने लोग होंगे। तो ये मैंने नंबर हाइपोथेटिकल्स दिए। कोरम डिपेंड करता है आपकी ग्राम सभा में जितने लोग हैं, आप उसके हिसाब से अपना कोरम बना लो। तो इन्होंने कोरम भाई कॉन्सेप्ट बनाया, सोचो उन लोगों ने, इसलिए इतना अच्छा इनको दिया गया। एक और केस स्टडी आपके सामने है, और जो ये वाली केस स्टडी जो आप देख रहे हैं, ये केस स्टडी है साउथ मनु बक्कम बंकुल ग्राम पंचायत की, जो कि त्रिपुरा की है। साउथ मनु बंकुल ग्राम पंचायत ऑफ त्रिपुरा। फिर इनने क्या कहा कर दिया, बेटा इनकी ग्राम सभा में ध्यान से तुम देखो तो तुमको बहुत सारी फीमेल्स देखने को मिलेंगी, बहुत सारी फीमेल्स। तो ये एक ऐसी ग्राम सभा थी जिसमें वुमेन पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा था, इसीलिए ये बात बोली गई। इन लोगों ने वुमेन को एम्पावर किया, प्रॉपर सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई। अब अगर तुम सोच रहे हो कि सर ये सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है और कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती हैं, ये मैं तुम्हें अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। जो कोर सर्विसेज थी, जैसे क्लीन क्लिनिक होना चाहिए, टॉयलेट्स होने चाहिए, इसके अलावा कॉलेज, गांव के डेवलपमेंट के ऊपर इनने काम किया। सबसे बड़ी बात यह थी कि इनके गांव में जो ग्राम सभा थी उसमें वुमेन रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, और इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है कि इनको रिकॉग्नाइजेशन मिला है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज से कि वुमेन फ्रेंडली पंचायत है। सर आप जब ये पढ़ा रहे थे ना साउथ मनु बंकुल का, तब आपने 2 वर्ड बोले थे, मैंने कही कौन से? तुमने कहा कि सर एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप और कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये बताओ पहले, लो बेटी पूछ पूछो नेकी। सबसे पहले आ जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटी सिंपल सरल शब्दों में ये बोलूं तो भाई क्या होता है कि सारे लोग साथ मिलके आते हैं, अपने रिसोर्सेस पूल करते हैं। भाई मेरे पास ये है, तेरे पास ये है, तेरे पास ये है, तेरे पास ये, सब आ जाओ, मिलके ग्रुप बनाएंगे कोऑपरेटिव, साथ मिलके कोऑपरेट करेंगे, साथ मिलके बिजनेस करेंगे, जो प्रॉफिट आएगा वो इक्वली बांट लेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी। सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करें तो कई बार जब आप बैंक में लोन लेने जाते हो तो आपको कोई चीज गिरवी रखनी पड़ती है, तभी आपको लोन मिलता है, जिसे कहा जाता है कोलैटरल इंग्लिश में। ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि गिरवी रखने के लिए अगर आपके पास कुछ हो ही नहीं तो फिर तो आपको लोन भी नहीं मिलेगा। इसलिए गांव के लोगों को अक्सर बैंक वाले लोग लोन नहीं देते थे, तो उन लोगों को जमींदारों से, फैमिली एंड फ्रेंड्स से लोन लेना पड़ता था हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में। 2 लाख लिया, वापस करना पड़ रहा है 5 लाख। तो इसीलिए ये लोग मिलकर बनाते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, हम हमारी हेल्प खुद करेंगे। चलो सारे लोग इकट्ठा हो जाओ, 15 लोग, 20 लोग, 25 लोग, हर महीने पैसा जमा करेंगे सब लोग मिलके। और जो पैसा जमा हुआ है हर महीने, कभी एक बार इस मेंबर को दे दिया लोन में, अगले महीने जो पैसा इकट्ठा हुआ वो इस मेंबर को दे दिया लोन में, अगले महीने जो पैसा इकट्ठा हुआ वो इस मेंबर को दे दिया लोन में। तो बिना किसी चीज के गिरवी रखे लोन भी मिल गया, और उतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ रहा है, 2 के बदले 5 लाख भी नहीं देने पड़ रहा है। तो ये 2 कॉन्सेप्ट भी साउथ मनु बंकुल ऑफ त्रिपुरा की पंचायत ने किए, और इसीलिए इनके बारे में एनसीईआरटी में आपको डिटेल में बताया गया। अब डेमोक्रेसी में वुमेन का क्या रोल है, अब ये और समझ लेते हैं। बस दोस्तों, दुनिया के कुछ डेवलप्ड नेशंस की बात करें, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आजादी मिले कई साल हो गए थे, आज अमेरिका को अमेरिका बने 250 साल हो गए, लेकिन औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में दिया। ये ब्रिटिशर्स, यूनाइटेड किंगडम वाले, जो हमसे कहते हैं कि तुम लोग कितने पीछे हो, अपनी औरतों को घूंघट में रखते हो, इन्होंने अपने देश में औरतों को वोट देने का अधिकार 1928 में दिया। ये देखो, इस लिहाज से हम तो ठीक है दोस्त, जिस दिन हम आजाद हुए उस दिन हमने डिसाइड किया कि हम हमारे देश के अंदर आर्टिकल नंबर 326 लगाएंगे। सर ये क्या होता है? आर्टिकल नंबर 326 कहता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी कि हमारे देश के अंदर हर वो व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। अगर तुम्हारी उम्र 18 साल से ज्यादा है तो तुम्हारे पास वोट देने का अधिकार है। आर्टिकल 326 यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिंग इन्होंने नहीं दिया आजाद होने के बाद, हमने आजादी के तुरंत बाद अपने देश की औरतों को वोट देने का अधिकार दिया।
लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हमारे देश की औरतें सशक्त हैं, रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर हो रहा है? जी नहीं। यही बातें यहां बताई गई। आज भी सोशल प्रिजुडिस है, पहले से मानसिकता बनी हुई है कि औरतें अच्छी लीडर नहीं हो सकती हैं, औरतों के पास पावर नहीं देनी चाहिए। आज भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, आज भी मेल्स को ज्यादा सैलरी मिलती है, फीमेल्स को वही काम करने के लिए कम सैलरी मिलती है। आज भी हमारे देश के अंदर पार्लियामेंट में मेल मेंबर ज्यादा हैं, फीमेल मेंबर्स कम हैं। आज भी अपॉर्चुनिटी फीमेल्स को नहीं मिल रही है, और इन सारी चीजों के कारण हम कह सकते हैं कि आज भी औरतें अंडर रिप्रेजेंटेटेड हैं पॉलिटिक्स के अंदर। ऐसा नहीं है, कुछ काम किए गए हैं। जैसे दो आर्टिकल बताता हूं। पहला आर्टिकल है 243D। यह आर्टिकल नंबर 243D ये कहता है कि भाई हमारे देश में सबसे ऊपर होती है यूनियन गवर्नमेंट, होती है कि नहीं होती है? उसके नीचे होती है स्टेट गवर्नमेंट, होती है कि नहीं होती है? उसके नीचे होती है लोकल गवर्नमेंट, और लोकल गवर्नमेंट भी डिपेंड करता है। अगर तुम अगर तुम गांव में रहते हो तो तुम्हारे वहां होगी पंचायत, और अगर तुम शहर में रहते हो तो तुम्हारे वहां होगी म्यूनिसिपैलिटी। तो आर्टिकल नंबर 243D ये कहता है, 243D ये कहता है आर्टिकल नंबर 243D कि भाई देश की जो पंचायत है वहां पे 33% वुमेन होनी चाहिए, 1/3 वुमेन होनी चाहिए। यानी कि अगर पंचायत के अंदर अगर हम 3 पार्ट कर लें तो 1 पार्ट वुमेन का होना चाहिए। यह है आर्टिकल नंबर 243D। कुछ स्टेट्स तो इससे भी आगे बढ़ गए हैं, जैसे कि यहां पे बताया गया है कि 21 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जिन्होंने कहा कि आपने 33% कहा है, हम 50% दे देंगे। लो, पंचायत में औरतें 50% होंगी, 50-50। ठीक है सर। अब आते हैं आगे। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 243T, जिसमें टी का मतलब होता है टाउन। टी का मतलब क्या होता है? टाउन। ये कहता है कि अगर आप टाउन में रहते हो, शहर में रहते हो, म्यूनिसिपैलिटी में रहते हो, तो यहां पे भी 33% वुमेन होनी चाहिए। तो भैया पंचायत में भी 33% वुमेन होनी चाहिए और म्यूनिसिपैलिटी में भी 33% वुमेन होनी चाहिए। अगर आप गांव में रहते हो तो भी वुमेन रिप्रेजेंटेशन है, और शहर में रहते हो तो भी रहता है। अच्छा, कुछ स्टेट और यूनियन टेरिटरी इसमें भी आगे निकल गए, जैसे कि 17 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी ने यह कहा आपने 33% कहा है, हम 50% देंगे। तो आपने एक बात नोटिस करी कि लोकल गवर्नमेंट के अंदर, चाहे वो पंचायत हो चाहे म्यूनिसिपैलिटी हो, अंडर आर्टिकल 243D एंड 243T वुमेन रिजर्वेशन है। लेकिन व्हाट अबाउट दीज टू? इनका क्या? इनमें अभी तक कुछ नहीं आया। दरअसल हमारे देश में उनके लिए अभी तक कुछ हुआ ही नहीं था। भारत सरकार ने 128 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेकर आई, और उसमें हमने ये कहा कि ठीक है, अब हम इसमें और इसमें भी रिजर्वेशन लाएंगे। लेकिन अभी तक ये पास हो चुका है, लेकिन लागू नहीं हुआ है। ये लागू होगा आफ्टर आफ्टर 2029 के बाद जो इलेक्शन होगा ना, तब होगा ये। तो एट प्रेजेंट यहां पे और यहां पे वुमेन रिजर्वेशन है 33%, लेकिन यहां पर यहां पे नहीं है। पास हो चुका है लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, इंप्लीमेंट होगा 2029 के बाद। ये आपके सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस। तो अगर आप ये डेटा ना भी याद रखना चाहें तो कर लीजिए, लेकिन बच्चों के दिमाग में डाउट आना चाहिए था, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन कि आपको बताना है कि पंचायत में वुमेन रिजर्वेशन किस आर्टिकल से आया। जस्ट अभी बताया मैंने, 243D है, टी है, या फिर आर्टिकल एस है या ए है, आपको बताना है। अब अगर आपको ऐसे और एमसीक्यूज चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो आपको सिंपली गूगल जेमिनी पे जाना चाहिए और वहां लिखिए गिव मी 5 मोर एमसीक्यूज ऑन सीबीएसई क्लास 9 न्यू एनसीईआरटी चैप्टर नेम डेमोक्रेसी। और आप जैसे ही एंटर मारेंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे, आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस की एक लिस्ट आ जाएगी।
देखिए किस तरीके से जेमिनाई ने हमें क्वेश्चंस दे दिए इन द फॉर्म ऑफ क्विज। बस अब आपको उसको एंटर करना है और आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही है कि गलत है, साथ ही साथ आपको इसमें हिंट भी मिलेगी। तो आप इस तरीके से दोस्तों और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं एमसीक्यूज को। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में। आपसे एग्जाम में एमसीक्यू पूछ लेगा कि किस साल पास किया गया था, तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में पास किया गया था। बेसिकली क्या हुआ था कि सरकार और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बहुत सारी चीजें छुपा के बैठी हुई है। अब मैं जानना चाहता हूं कि उसका क्या हुआ, मैं जानना चाहता हूं कि ये चीज क्यों हुई, मैं जानना चाहता हूं ये पैसा कहां से आया, मैं जानना चाहता हूं ये पैसा कहां गया। तो मैं चाहता हूं ट्रांसपेरेंसी, और पहले मैं नहीं जान सकता था। सरकार कहती थी अब तुमको क्यों पता है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया 2005 में। ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, इसके थ्रू अब मैं सरकारी डिपार्टमेंट से, सरकार से कोई भी डॉक्यूमेंट निकलवा सकता हूं। बस वो डॉक्यूमेंट नेशनल सिक्योरिटी का नहीं होना चाहिए। मैं सरकार से ये नहीं पूछ सकता हूं आरटीआई में कि न्यूक्लियर बम कहां कहां छुपा के रखे हुए, नहीं, वो नेशनल सिक्योरिटी का है, ठीक है। तो नेशनल सिक्योरिटी की चीजों को छोड़ के मैं गवर्नमेंट और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कुछ भी पूछ सकता हूं। ये ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटेबिलिटी को और अच्छा करेगा और करप्शन कम करेगा। इसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि भाई डेमोक्रेसी, यहां पे हमारा डेमोक्रेसी का मेजर पार्ट खत्म हो जाता है। क्या डेमोक्रेसी में सब कुछ ठीक है कि डेमोक्रेसी में कुछ चैलेंजेस भी है? ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहला चैलेंज है इलिटरेसी। आज भी भारत में बहुत सारे लोग पढ़ लिख नहीं सकते हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनके वोट की कितनी वैल्यू है। तो ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरी बात है पॉवर्टी, कि डेमोक्रेसी को, गरीबी को पूरी तरीके से निपटाना था, लेकिन डेमोक्रेसी ये नहीं कर पाई है, अभी तक तो नहीं कर पाई है। तीसरा आ जाता है जेंडर इनइक्वालिटी। मैंने अभी आपको बताया कि आज भी वुमेन रिप्रेजेंटेशन सरकारों में नहीं है, डेमोक्रेसी में नहीं है। तीसरा आ जाता है सोशल डिस्क्रिमिनेशन। सोसाइटी में जब डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, इसको डेमोक्रेसी को हटाना था, लेकिन अभी तक ये भी नहीं कर पाई है। इसके बाद आता है रीजनलिज्म, जैसे कि एक रीजन के लोग अपने वाले बोलते हैं कि नहीं, यहां ये हमारा इलाका है, यहां पे हम सिर्फ रहेंगे। ये देश के लिए खतरा है, डेमोक्रेसी को उसको रिमूव करना था, लेकिन अभी तक ये भी नहीं हो पाया। इसके अलावा स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज, जो डेमोक्रेसी में दंगे तक कर सकती है। इसके अलावा मिस इंफॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया, आजकल कुछ भी सोशल मीडिया में चल जाता है, ये हो गया वो हो गया, लोग सेंटीमेंट हो जाते हैं, शेयर कर देते हैं, स्टोरियां लगा देते हैं। ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, चैलेंज है। और लास्ट आ जाता है लो पब्लिक पार्टिसिपेशन। पब्लिक वोट देने तक नहीं जाती है, जो 5 साल में एक बार करना है उनको, वो तक वो नहीं करते हैं। छुट्टी मिलती है जबकि उस छुट्टी का घूमने चले जाते हैं, सोचिए। अब आ जाते हैं एक तरीके का आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का, वो है इमरजेंसी, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि हमारे देश के अंदर सबसे ऊपर होती है यूनियन गवर्नमेंट, उसके नीचे होती है स्टेट गवर्नमेंट, और उसके नीचे होती है लोकल गवर्नमेंट। सबके पास पावर बटी हुई है, इनकी अलग पावर है, इनकी अलग पावर है, इनकी अलग पावर है। लेकिन इमरजेंसी जब लगती है तो देश में सबसे पावरफुल हो जाती है यूनियन गवर्नमेंट। वो इनकी पावर भी ले सकती है और वो इनकी पावर भी ले सकती है। तो इमरजेंसी के अंदर एक ये स्पेशल सिचुएशन है जिसमें आपकी जो यूनियन गवर्नमेंट होती है उनके पास स्पेशल पावर आ जाती है, ठीक है। अब इमरजेंसी टोटल 3 तरीके की होती है। जैसे आर्टिकल 352 में आपकी नेशनल इमरजेंसी के बारे में लिखा है, 356 में प्रेसिडेंट रूल के बारे में लिखा है, और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में लिखा है। अगर आप एक बार नोटिस करें, सब 4-4 प्लस हो रहे हैं। 352 में 4 प्लस करोगे 356, इसमें 4 प्लस करोगे 360। अब ये होती क्या है, ये तुम्हें बड़ी क्लासेस में पढ़ना है। अभी बस तुम्हें ये समझना है कि इमरजेंसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरीके की है, 352, 356, 360। नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी। सर क्या हमारे देश में कभी इमरजेंसी लगी है? क्या कभी हमारे देश में ऐसा हुआ है कि इन दोनों की पावर हटा के इनने सारी पावर ले ली हो? जी हां, एक बार ऐसा हुआ है 1975 जून में। 1975 जून था, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, कांग्रेस की, और ऐसा माना जा रहा था कि ये जिस प्रेसिडेंसी से जीत के आई थी, वहां की रिसोर्सेस का इनने गलत इस्तेमाल किया। बेसिकली
आप जब देश के प्राइम मिनिस्टर होते हो तो आपको है ना चीजें मिलती हैं, जैसे एरोप्लेन मिल गया, हेलीकॉप्टर मिल गया, आप उसे प्राइम मिनिस्टर के लिए इस्तेमाल कर सकते हो ऐसा। लेकिन अगर आप अपनी रैली करने जा रहे हो या आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट करने जा रहे हो तो आप उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। इंदिरा गांधी जी ने किया होगा। यह बात कोर्ट तक पहुंच गई। कोर्ट ने कहा कि हां, आपने सरकारी चीजों का गलत इस्तेमाल किया है, आप अब देश की प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकती, आपको उतरना पड़ेगा, अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। हमारी उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने कहा, कहां लिखा है? उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन में। तो बोले उसी कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी भी है, मैं इमरजेंसी लगाती हूं और सारी पावर मैं अपने हाथ में रख लूंगी। उन्होंने रिजाइन करने की जगह इमरजेंसी लगा दी। इमरजेंसी लगा दी, फंडामेंटल राइट्स सबके खींच लिए, न्यूज़पेपर को सेंसर कर दिया गया, उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं लिख सकता था। उन्होंने पॉलिटिकल लीडर्स को उठा उठा के जेल में भरना शुरू कर दिया। अरे हद तो ये हो गई कि लोगों का घर से बाहर तक निकलना कैंसिल करवा दिया। इमरजेंसी। उस टाइम पे बहुत बड़े लीडर थे जिनका नाम था जयप्रकाश नारायण, जिन्हें हम प्रॉपरली लोकनायक कहते हैं। उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई। आखिरकार 2 साल बाद देश से इमरजेंसी हटी 1977 में, और फिर इलेक्शन हुआ और इस बार देश की जनता इनसे इतना नाराज हो गई थी कि इनको वोट नहीं दिया गया और इनको हटा दिया गया पावर से। तो ये देश की डेमोक्रेसी पे एक काला धब्बा था और ये बात अभी तक की आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखी हुई थी। पहली बार ये एनसीईआरटी में ये चीज इंक्लूड करी गई है। ठीक है, चल आगे बढ़ जाते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जो आप लोगों को यहां से पूछा जाता है। वो ये कह रहा है कि डेमोक्रेसी में लॉज और इंस्टीट्यूट जितने इंपॉर्टेंट हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन्फॉर्म्ड और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। इस बात को सपोर्ट करिए। तो सबसे पहली बात बोली गई है कि इसलिए कहा गया है क्योंकि जो एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को मजबूत बनाता है। हम सब अगर वोट देंगे तो ही पता चलेगा कि देश किसके ऊपर भरोसा करता है। अब अगर तुम वोट ही नहीं दोगे तो कोई भी पावर में आ जाएगा। दूसरी बात कि जो इन्फॉर्म सिटीजन होते हैं वो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के ऊपर ही वो लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं। इसके अलावा जो इन्फॉर्म सिटीजन होते हैं वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स को प्रोटेक्ट करते हैं और मानते हैं। और लास्ट कि ये जो लोग होते हैं ये सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं, सर्विस देते हैं, अपनी सिटीजनशिप का पूरा फायदा उठाते हैं और सर देश ने जो दिया है उसके बदले देश को जो देना है वो सब करते हैं। एक आखिरी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि रोल ऑफ मीडिया क्या है। ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो को पॉज करिए और कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। अब अगर आपको यहां पर डेमोक्रेसी का मैं पूरा वन शॉट खत्म करता हूं, मैंने इस एक वन शॉट के अंदर आपकी न्यू एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपके सामने कराई, जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो भी कराए। मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मेरा ये डिटेल्ड वन शॉट आप लोगों को कैसा लगा। अगर आपको ये वन शॉट अच्छा लगा तो एक छोटा सा कमेंट छोड़ के जरूर जाइएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरा दिन बना देता है। अगला वन शॉट कौन सा चाहिए ये भी मुझे जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वन शॉट के अंदर। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।